n इज इक्वल टू m, यानी दोनों बराबर हैं, क्या ऐसा हो सकता है? नो सर। नहीं। n इज इक्वल टू 2m, ऐसा हो सकता है? नो सर। n इज इक्वल टू m अपॉन 2, सर ये होगा। m इज इक्वल टू n अपॉन 2, नो सर। नहीं, ये होगा, क्योंकि हमारे पास जो है, जो मोलारिटी है, उसमें जो कंसंट्रेशन हम डिसॉल्व कर रहे हैं 98 ग्राम्स, 98 ग्राम्स को अगर हम 1 लीटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये कंसंट्रेशन हो जाएगी हमारे पास 1m। 1 मोल। ये कंसंट्रेशन हो जाएगी 1m। और अगर हम 49 ग्राम्स डिसॉल्व करेंगे पर लीटर तो ये हो जाएगी हमारे पास कंसंट्रेशन m upon 2 1n। 1n। इसका मतलब कि इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो मोलरिटी और नॉर्मेलिटी के हिसाब से, तो नॉर्मेलिटी जो है वो मोलरिटी की हाफ हो रही है, तो m अपॉन 2। ये हो गए नॉर्मेलिटी के क्वेश्चंस। इसके बाद फिर हम देखते हैं आगे, अभी और क्वेश्चंस हैं या नहीं है? और क्वेश्चंस नहीं है, ये हमारे पास ब्लैंक पेज है। सर ये ऊपर वाला इसमें हमारे क्वेश्चन एक बार वापस रिपीट कर दे। लास्ट वाला, जी सर। लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको ये बताया है कि 98 ग्राम्स 98 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये उसका 1 मोल का मास है ना? यस सर। तो 1 मोल का मास जो है उसको अगर हम 1 लीटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन यानी 1m सॉल्यूशन। और अगर हम 1n सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो हम ग्राम इक्विवेलेंट वेट लेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट वेट हम लेंगे तो हम देखेंगे कि 98 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड डायप्रोटिक एसिड, तो 2 प्रोटॉन रखता है इस बेस पर। हम इसको 49 ग्राम्स को हम डिसॉल्व करेंगे पर लीटर। 49 ग्राम्स पर लीटर ये डिसॉल्व करेंगे और हमें मिलेगा 1n सॉल्यूशन। दोनों को कंपेयर करें, आप कंपेयर करें। सर आ गया समझ में। बड़ी प्यासी थी। ठीक है, समझ आ गया? जी सर आ गया। सर m इज इक्वल टू 2n भी लिख सकते हैं ना? जी, हेलो उमेश, क्या कह माइक रहे ऑफ करवा दें। सर m इज इक्वल टू 2n भी कह सकते हैं। हैं? करेक्ट m इज इक्वल ऑप्शन। टू 2n, बिल्कुल सही है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। हाँ, अच्छा, अब हम करते हैं, आगे चलते हैं, और आगे हमारे पास है नेक्स्ट जो स्क्रीन शेयर करते हैं आपसे, वो है ये वाली। अब हमारे पास क्या है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, इसमें क्या करना होगा? मोल फ्रैक्शन में, मोल फ्रैक्शन होता क्या है देखिएगा जरा, डिफाइन कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन क्या होता है? कहीं कोई पीछे पढ़ा था, कुछ याद है आपको कि कोई लॉ पीछे पढ़ा था चैप्टर 2 में, उसमें मोल फ्रैक्शन का यूज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल सर प्रेशर। डाल्टन्स लॉ। जी बिल्कुल ठीक, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर।
उसमें हमने Yes, पढ़ा sir. था मोल फ्रैक्शन को, और हम पार्शियल प्रेशर मालूम करने के लिए टोटल प्रेशर को मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे थे। Yes, sir. मोल फ्रैक्शन था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल Total मोल्स number. ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। जितने भी आपके पास कंपोनेंट्स हैं उन सब के टोटल मोल्स को हम यूज कर रहे थे। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ये एक एग्जाम्पल है, एक क्वेश्चन समझ लें। या फिलहाल तो हम इसमें कोई हमें वैल्यू नहीं दी हुई, इसलिए एग्जाम्पल है ये कि हमारे पास कंपोनेंट्स हैं ए बी सी, 3 कंपोनेंट्स हैं। हमने इसमें डिफरेंस नहीं रखा कि कोई एक सॉल्यूट है या कौन सा सॉल्वेंट है, बस 3 हमारे पास कंपोनेंट्स हैं। वो तीनों को हमने एक सॉल्यूशन में मिक्स किया हुआ है। अब हम किसी भी एक का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम उसके नंबर ऑफ मोल्स रखेंगे ऊपर, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। इस सारे को मिलाकर हम NT ले सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, NT। यहाँ पर कर दिया है Na प्लस NB प्लस NC, वही वाली बात हो गई। अगर हमें सेकेंड यानी B के मोल फ्रैक्शन मालूम करना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अगर C का मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो इसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब इसके बेस यस पर ये सर। एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। इस एमसीक्यू में देखिएगा, एक सॉल्यूशन है जिसमें 4 मोल्स हैं बेंजीन के और 2 मोल्स हैं जाइलीन के। सबसे पहले तो बताइए इसमें सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है? बेंजीन सॉल्वेंट है और बेंजीन xylene सॉल्यूट है। जो है वो जाइलीन है। सॉल्यूट है, बिल्कुल ठीक। तो बेंजीन और जाइलीन, इसमें बेंजीन हमारे पास नंबर मोल ज्यादा रखता है तो बेंजीन हमारे पास क्या हो, बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होगा? आंसर बी होगा। बी। बी बी होगा। तब बी होगा। टोटल मोल्स कितने हैं? 6 और जिसके पूछे किसके? 2 जाइलीन 2 के जाइलीन 2/6। 2/6 नहीं मिल रहा आपको? 1/3 सर बी 1/3। 1/3, बिल्कुल सर सही। बी होगा। और बी ऑप्शन जिन बच्चों ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, बी ऑप्शन हो जाएगा 1/3। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें फिर मोल फ्रैक्शन की बात हो रही है। उसमें कितने 4 कंपोनेंट्स दे दिए हैं, 2 मोल्स ऑफ मिथेनॉल, 3 मोल्स ऑफ इथेनॉल, 4 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड और 5 मोल्स ऑफ वाटर। और इसमें मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना 1/7 है सी किसका? सर सी सी 1/7। 1/7 क्या है? सी होगा सर, सी। कैसे? सर सी होगा। 2/14 2/14 2/14 मतलब 1/7 कि 1/7। यस सर। अच्छा, इसमें अगर ये पूछें कि किसका मैक्सिमम है, किसका सबसे ज्यादा है? जो इसके मोल ज्यादा होंगे, जिसके मोल सबसे ज्यादा हैं। और मिनिमम? इसके मोल सबसे कम है। वो सबसे कम हो। बिल्कुल ठीक। तो इस तरह से हम इन सब का पूछ सकते हैं। और इसके अलावा ये सवाल भी आ सकता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में मोल फ्रैक्शन के हिसाब से सारे कंपोनेंट्स एक साथ दे दिए, ऐसे भी कर सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। अब है हमारे पास ppm। व्हाट इज ppm? पार्ट्स पर मिलियन। Parts per million. पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन।
पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन में फार्मूला क्या लगाएंगे हम? Mass of solute into 10 power 6 divided by mass or volume of solution. जी, हम यहाँ पर मास ले सकते हैं, आमतौर पर ऐसे लिया जाता है। तो इसमें जरा देखिएगा कोई आंसर है या नहीं है, या हमें कुछ सर एडिटिंग करनी इसमें पड़ेगी? वॉल्यूम रेस बिल्कुल ले सकते हैं, वॉल्यूम भी ले सकते हैं हम। देखिए जरा कैसे होगा ये, तो इसका आंसर इसमें क्या सी होगा? होगा, सी होगा सर इसका। सी होगा इसका? यस सर। कैसे? नहीं सर, यस डी सर, होगा। सी होगा सर, सी सर होगा सी होगा सर। माइनस का 6 और सर, प्लस का सी 6 होगा कैंसिल हो जाएंगे। 1000 का प्लस का 3 ऊपर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, तो वो माइनस का 6 हो ये जाएगा। हमारे पास क्या है? सर इसका ऑप्शन सी राइट है। 4.5 into 10⁻³ अपॉन 1 into 10⁻³ ये वैल्यू कहाँ से आई? सर 1000 ग्राम को है राउंड ना, ऑफ करा है, केजी में चेंज कर रहे हैं हम। किलोग्राम को 1000 ग्राम को में साइंटिफिक किया, नोटेशन में। बिल्कुल ठीक। और यहाँ पर हमारे पास आ गया है 10⁻6 मिलियन के हिसाब से, पार्ट्स पर मिलियन। तो इसमें अब क्या हो जाएगा? ये 6 और ये 3 बचेगा 3, ये 3 ऊपर जाएगा, तो इस हिसाब से ये भी खत्म। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? सी। 10⁻0 का मतलब क्या होता है? 1। नो सर, 1 नहीं। जिसके ऊपर पावर 0 होगा तो इसका मतलब वो वैल्यू 1 हो जाती है। तो फिर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये हमारे पास कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की हो गई। अब हम पढ़ते हैं कंसंट्रेशन के बाद हाइड्रेशन और हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रेशन क्या होता है? किसी को पता है हाइड्रेशन क्या होता है? एनीवन कैन डिफाइन हाइड्रेशन क्या है? वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन। जी बताइए नौफल। वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन विदाउट ब्रेकिंग ऑफ H2O मॉलिक्यूल। बिल्कुल ठीक। द कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू अ सब्सटेंस विदाउट ब्रेकिंग HOH बॉन्ड। HNOH molecules without breaking HOH बॉन्ड के टूटे बगैर वाटर मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाए किसी सब्सटेंस के साथ, वो सब्सटेंस एटम, आयन, मॉलिक्यूल, कंपाउंड कुछ भी हो सकता है। तो उसके साथ जब कंबाइन हो जाएगा तो वो सब्सटेंस कहलाएगा हाइड्रेटेड। और जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे तो उसको हम कहेंगे वाटर क्रिस्टलाइजेशन। जैसे ये है कॉपर क्लोराइड, इसको हम कहेंगे वाटर क्रिस्टलाइजेशन इसकी 4 है। मैग्नीशियम क्लोराइड, इसमें 6 आ रही है। अगर हम लेंगे वॉशिंग सोडा तो उसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन कितनी होगी? वॉशिंग सोडा सर 10। 10 हो जाएगी। 10। व्हाट इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ब्लू विट्रियोल? 5 सर 5। 5H2O होता है। और उसके अलावा अगर कहें पोटाशियम तो 24 24। व्हाट अबाउट ग्रीन विट्रियोल? सर 7। 7 बिल्कुल ठीक। ग्रीन विट्रियोल का फार्मूला क्या होता है? Fe SO4 7H2O हेप्टाहाइड्रेट। बिल्कुल ठीक। तो इसमें आपने देखा है कि अगर हम फिटकरी को हाथ में लेते हैं, कपड़े में रखते हैं, कागज में रखते हैं, तो वो उसको गीला नहीं करती है। तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो अटैच हो जाते हैं तो फिर भी वो ड्राई रहता है, दिखने में वो बिल्कुल ड्राई नजर आता है। वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं उसमें और इस तरह से सराउंड करते हैं
कि पॉजिटिव आयन के आसपास ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, नेगेटिव आयन के आसपास कम होते हैं। का रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि चार्ज डेंसिटी। ये चार्ज डेंसिटी किसी को पता है क्या होती है? चार्ज डेंसिटी क्या होती है? सर साइज पे डिपेंड करती है, ये तो याद है। ये कह रहे हैं कि चार्ज डेंसिटी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइड्रेशन के। और चार्ज डेंसिटी को अगर हम देखें तो ये चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। साइज और चार्ज को देखेंगे तो ये डायरेक्टली और इनवर्सली है। इसमें चार्ज जितना ज्यादा होगा चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, साइज जितना ज्यादा होगा चार्ज डेंसिटी उतनी कम होगी और उतनी ही हाइड्रेशन कम होगी। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि कौन सा सब्सटेंस ज्यादा हाइड्रेट हो सकता है, उसमें आपको ऑप्शन देते हैं फर्स्ट ए ग्रुप के ऑल मेंबर्स। फर्स्ट ए ग्रुप के मेंबर्स देते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। इनमें से आप किसको सिलेक्ट करेंगे मैक्सिमम लिथियम। हाइड्रेशन के लिए? लिथियम। लिथियम को। लिथियम को सिलेक्ट लिथियम करने को। का रीजन क्या है? साइज साइज छोटा है इसका। साइज साइज सबसे कम है और चार्ज सबका चार्ज सेम तो है। सेम ही है। अगर हम चार्ज को चेंज कर दें, हम ले लेते हैं सोडियम, सोडियम के साथ हम लेते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ हम ले लेते हैं कंपैरेटिवली कैल्शियम, और कैल्शियम के साथ हम ले लेते हैं पोटेशियम। इसमें से किसको सिलेक्ट करेंगे आप? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को सिलेक्ट करेंगे। मैग्नीशियम को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि मैग्नीशियम का साइज इनमें कम है। अगर एक और ऑप्शन दे दिया इसमें एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम को करेंगे। एल्यूमिनियम करेंगे। ठीक। एल्युमिनियम से राइट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि एल्युमिनियम का चार्ज बढ़ गया और साइज कम हो गया, तो इसलिए एल्युमिनियम को फिर प्रीफर करेंगे आप। तो ये आपके पास है हाइड्रेशन का कॉन्सेप्ट। जब हम हाइड्रेटेड सब्सटेंस को गर्म करते हैं तो हाइड्रेटेड सब्सटेंस जो है वो एनहाइड्रस हो जाता है। एनहाइड्रस हो जाता है और एनहाइड्रस होने के बाद फिर वो क्रिस्टलाइन से एमॉर्फस हो जाता है, और उसके बाद अगर वो कलर्ड है तो वो कलरलेस हो जाता है या फिर उसका कलर वाइट हो जाता है। सिंस hydrates are formed by crystallization them from their aqueous solution by absorbing of water molecule. Thus on heating the water of crystallization is given off and anhydrous compound is formed. फिर वो कंपाउंड जो है वो एनहाइड्रस हो जाता है। यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया है। इस एग्जाम्पल में बताया है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ये क्रिस्टलाइन है, हाइड्रेटेड है, ब्लू कलर का है। जब आपने गर्म किया इसको तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल गए और इसका कलर भी चेंज हो गया और क्रिस्टलाइन से एमॉर्फस भी हो गया और एनहाइड्रस भी हो गया, वाटर मॉलिक्यूल भी इसमें से रिमूव हो गए। तो ये हुआ हमारा टॉपिक हाइड्रेशन का। अब हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के टॉपिक को देखिएगा। हाइड्रोलाइसिस, इसका मतलब क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस का हाइड्रो मीन्स वाटर, ब्रेक डाउन। तो ऐसा लग रहा है कि अगर वाटर का जहां जहां ब्रेक डाउन होगा वहां वहां पर हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा, लेकिन ये बात यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस जो है वो डिपेंड करता है पीएच चेंज पर। अगर पीएच चेंज हो रही है तो हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा,
और अगर पीएच चेंज नहीं हो रही तो हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस जो है वो नहीं हो सकेगा। तो हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस के लिए पीएच का चेंज होना जरूरी है। इसमें देखते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट हैं। उन सॉल्ट को मिक्स करते हैं वाटर के साथ और फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या प्रोसेस हो रहा है। सबसे पहला हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड, सेकंड नंबर पर है सोडियम कार्बोनेट, थर्ड नंबर पर है सोडियम क्लोराइड। जब अमोनियम क्लोराइड को वाटर से रिएक्ट करवा रहे हैं तो ये ब्रेक डाउन हो रहा है इनका, हमें मिल रहा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ये स्ट्रांग है और ये वीक है। अब इसको अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो हमें ये वीक एसिड मिल रहा है, स्ट्रांग बेस मिल रहा है। तो सॉल्यूशन जो हमारे पास है उसमें बेस डोमिनेट हो जाएगा। इस वाले सॉल्यूशन में एसिड डोमिनेट हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा और नीचे वाले में बेसिक हो जाएगा। बट इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड जब हम मिक्स करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक मिलेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल हो जाएगा। क्या पीएच चेंज होगी इस केस में? सर नहीं होगी। चेंज नहीं होगी। तो हम ये कहेंगे कि इस केस में हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस नहीं हुआ। हाइड्रोलाइसिस डज नॉट अकर इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्या आप सोडियम क्लोराइड के अलावा कोई और सॉल्ट बता सकते हैं जिसमें हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस नहीं होता है? कोई और न्यूट्रल सॉल्ट बता सकते हैं? न्यूट्रल सॉल्ट कोई आपके जहन में है? या एक सोडियम क्लोराइड ही था? सोडियम क्लोराइड है शायद। पोटेशियम लगा दें। जी, ये क्या है? अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट, इसका मतलब जब ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड बनाएगा। अब 218 पेज पर देखिए, आपको एसिड और बेस दिए हुए हैं और उनकी परसेंटेज के साथ उनकी डिसोसिएशन दी हुई है। उसमें आप देखें कि जिन एसिड और जिन बेस की इक्वल डिसोसिएशन कांस्टेंट है, अगर उनको रिएक्ट करवाएंगे हम और उससे हमें जो सॉल्ट मिलेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा, चाहे उसमें वीक एसिड और वीक बेस हो, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो। एसिड और बेस की स्ट्रेंथ इक्वल होनी चाहिए। है पेज नंबर 218 पर? यस सर, टेबल बना हुआ है। यस सर, टेबल बना हुआ है। टेबल बना हुआ है, उसमें देखिए इक्वल स्ट्रेंथ दी हुई है एसिड और बेस की। यस सर, दी हुई है। स्ट्रॉन्ग वीक के हिसाब से तो आप बना सकते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट बना सकते हैं इनको मिक्स कर करके। यस सर। आपके पास अगर एमसीक्यू आएगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस हाइड्रोलाइसिस डज नॉट अकर, तो आप समझ जाएंगे जहां पर भी न्यूट्रल सॉल्ट है तो वहां पर हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा। सर जी सर, अगर दोनों साइड पे वीक बन रहा है, वीक एसिड और वीक बेस, जब भी न्यूट्रल होगा। बिल्कुल। देखिए वीक एसिड और वीक बेस लिया ना हमने, एसिटिक एसिड लिया और अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया, दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है ना? एसिटिक एसिड की स्ट्रेंथ क्या लिखी हुई सामने? 1.4%। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड की NH4OH 1.4% वीक है सर दोनों। देखिए इसका मतलब दोनों बराबर है ना? इन दोनों के मिलने से जो सॉल्ट मिलेगा वो सॉल्ट जो है न्यूट्रल सॉल्ट कहलाएगा, क्योंकि एसिड और बेस की स्ट्रेंथ इक्वल है। सर यहाँ पर बेस एक ही दी हुई है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो भी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही रिएक्ट करेगा, मतलब एक ही बेस के साथ। एक और भी बेस, वो तो वीक बेस दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग बेस भी दिए हुए आपको।
नहीं नहीं, सिर्फ वीक बेस में सिर्फ एक ही दी हुई है। एक ही दिया हुआ है, वीक बेस हमारे पास एग्जाम्पल इसमें एक ही दिया हुआ है, तो हम एक ही एग्जाम्पल को ज्यादा फोकस करेंगे। वैसे और एग्जाम्पल भी आ सकते हैं, हम आगे एग्जाम्पल और भी देंगे आपको जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो, लेकिन अभी ये एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, ओके सर। अगले टॉपिक पे चलें। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? थ्योरी फाइनल। थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन, आयोनिक थ्योरी। ये दी थी आर्हेनियस ने, स्वांते अगस्त आर्हेनियस ने दी थी, और स्वीडिश केमिस्ट है। 1880 में इन्होंने बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बताया। इलेक्ट्रोलाइट्स का बिहेवियर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो आयोनाइजेशन जिनमें होती है, इनके मेन पोस्टुलेट्स या अजम्पशंस जो आयोनिक थ्योरी के हैं वो आपको पेज नंबर 197 पर दिए हुए हैं, और उन्हीं को यहाँ लिखा हुआ है। तो हो सकता है थोड़ी बहुत वर्डिंग चेंज हो गई हो, लेकिन कुछ वही बात है। ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स चाहे वो एसिड हो, चाहे बेस हो, चाहे सॉल्ट्स हो, उनको जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो प्रोड्यूस करते हैं दो तरह के पार्टिकल्स, नेगेटिव पार्टिकल्स, नेगेटिव आइंस जिनको एनाइंस कहते हैं, और दूसरे पॉजिटिव आइंस जिनको कैटाइंस कहते हैं। पॉजिटिव आइंस कहाँ से मिलते हैं? पॉजिटिव आइंस मिलते हैं मेटल और हाइड्रोजन से, मेटल से या हाइड्रोजन से। नेगेटिव आयन कहाँ से मिलते हैं? नॉन मेटल से। नॉन मेटल से मिलते हैं। तो जब हम इनमें से किसी को भी डिसॉल्व करेंगे तो पॉजिटिव आयन अगर हाइड्रोजन आयन बना रहे हैं तो वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन वाटर के साथ मिलकर। क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि हाइड्रोजन आयन जो है वो स्टेबल आयन नहीं होता वाटर में, ये फौरन से हाइड्रेटेड हो जाता है, इसमें हाइड्रेशन हो जाती है और ये वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है, और इस तरह से ये बन जाता है हाइड्रोनियम आयन, H3O बन जाता है। अब ये आयंस, आयोनाइजेशन का प्रोसेस रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब कि फॉरवर्ड भी होगा और रिवर्स भी होगा। तो इसीलिए इसमें रीयूनियन का कॉन्सेप्ट रहता है और रीयूनाइट हो जाते हैं, रिकम्बाइन हो जाते हैं दोबारा अपने जिस तरह से अनकम्बाइंड फॉर्म होते हैं उस तरह से वापस कन्वर्ट हो जाते हैं। जब इसमें हम करंट पास करते हैं तो ये आयंस माइग्रेट करते हैं अपने अपने इलेक्ट्रोड्स की जानिब। जो इनका इलेक्ट्रोड होगा उस तरफ को जाएंगे, कैटाइन कैथोड पर, एनाइन एनोड पर। और आयोनाइजेशन का जो फैक्टर होगा वो हम देखेंगे, डिपेंड करेगा किस पर आयोनाइजेशन कितनी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा किस पर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर, डिग्री ऑफ डाइल्यूशन पर। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन ज्यादा होगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो कम होगी। हम यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं HCl का। तो HCl को हम देखेंगे, जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो ये 100 मॉलिक्यूल में से 95 मॉलिक्यूल तक आयोनाइज हो जाते हैं। तो उसके आयोनाइजेशन का रेशियो बहुत ज्यादा है, 95 अप टू 95% आयोनाइज हो जाता है। और अगर हम इसके मुकाबले में एसिटिक एसिड को देखेंगे, एसिटिक एसिड वीक एसिड है जिससे हम विनेगर बनाते हैं, सिरका बनाते हैं। एसिटिक एसिड की अगर हम 1000 मॉलिक्यूल लें तो 1000 मॉलिक्यूल में से कितने मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होंगे? थाउजेंड में से डिसोसिएशन कितने होगा? फोर मॉलिक्यूल आयोनाइज हो रहे हैं, तो कितने अनआयोनाइज फॉर्म में रह गए? 996
996 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अनआयोनाइज फॉर्म में रह गए। तो इसका मतलब कि यहाँ 1000 में से ओनली 4 मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो रहे हैं, या 100 में से 95 मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो रहे हैं। तो आयोनाइजेशन का को हम देखेंगे, जितने ज्यादा आयन प्रोड्यूस करने वाला होगा उतना बेहतर कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, और जितने कम आयन्स प्रोड्यूस करेगा उतना जो है बेकार कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। टेम्परेचर का फैक्टर क्या कहता है? टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टेंस बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, वो हम पढ़ेंगे। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू सॉल्यूशन नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, उसमें हम पढ़ेंगे हर 1 डिग्री से 2 to 2.5% कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाती है। और हम डाइल्यूशन भी पढ़ेंगे। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? सर हेलो ना। डाइल्यूशन का मतलब ये होता है कि हम जितना सॉल्वेंट ज्यादा रख रहे हैं, सॉल्यूट कम रख रहे हैं, तो सॉल्यूट के जो आयंस हैं उनकी रीयूनियन, रिकम्बिनेशन का चांस कम हो जाएगा, और वो एक दूसरे से दूर होंगे। जब करंट हम देंगे तो वो उनकी मूवमेंट अपने अपने इलेक्ट्रोड्स की जानिब होगी, तो वो रिकम्बाइन नहीं होंगे, और मैक्सिमम आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे। तो ये डाइल्यूशन और टेम्परेचर हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिक करंट का पैसेज सॉल्यूशन में से, इसमें जो फैक्टर्स वेरी करते हैं उनमें डाइल्यूशन है। डाइल्यूशन, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ आयन, टेम्परेचर, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, प्रेशर, ये फैक्टर्स हैं जिनके बेस पर कंडक्टेंस कम और ज्यादा हो सकती है। डाइल्यूशन का अपोजिट क्या होगा? कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड। जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतनी डाइल्यूशन कम होगी, यानी सॉल्यूट का अमाउंट आप जितना ज्यादा रखेंगे कंडक्टेंस उतनी कम हो जाएगी। डाइल्यूशन के फैक्टर्स के लिए हम ये भी देखते हैं कि हमारे पास जो बैटरीज होती हैं उनमें हम क्या ख्याल रखते हैं कि वाटर का लेवल जो है वो डाउन ना हो, वाटर का लेवल डिक्रीज ना हो, वो वही सेम रहे। तो इस तरह से हम डाइल्यूशन को देखते हैं। अब इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल, और आज हम यहाँ स्टॉप करते हैं, और इसके साथ हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स जो हैं वो भी पढ़ेंगे। और यहाँ पर वो टॉपिक्स जो हैं वो पॉइंट्स रह गए हैं, वो पॉइंट्स कौन से हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये पढ़ना है हमें। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, कुछ पता है किसी को? किसी को आइडिया है इसका? नेचर ऑफ सॉलिड पे डिपेंड ना करें, क्वांटिटी पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टीज। विच डिपेंड अपॉन